चिकौटी अभी से काट रहे हैं क्या? कुमार श्रीकांत जी, एक बात बताइए, जी जी। कांग्रेस की तो प्रवक्ता हैं सुप्रिया हम्म। श्रीनेत, जी। उनके हस्बैंड का कहीं से नंबर मिल सकता है? कहाँ है? उसका नंबर ले क्या करेंगे? मुझे उससे पूछना है, उस भले आदमी से, कि हे, मतलब लोग कहते हैं ना, सब धरती पे सबसे धैर्यवान जो है वो पृथ्वी होती है, तो मुझे सुप्रिया श्रीनेत के हस्बैंड से पूछना है कि कहो ए मर्दे, तू कैसे हाँ। झेलत हुआ यार ये मेहरारू के, और जब ये घरे बतियावेले तब वो इतना इतना कड़वा, इतना कर्कश बोले ले कि घरे कर्कश। ठीक से बोले, मतलब। नहीं, ये या तो मुझे लगता है वो बहरा है और उसके साथ गूंगा भी है, नहीं, वो क्योंकि आदमी, जिसके वो कान काम आदमी करते हैं वो नहीं झेल सकता है बेचारा। वो हाँ आदमी इसके साथ कैसे बिताता होगा यार। अच्छा, ये पहले पत्रकार भी थी, मैंने सुना है। हाँ हाँ, पहले पत्रकार थी, इंग्लिश जर्नलिज्म करती थी और देश के जानी मानी संस्थाओं में काम कर चुकी हैं, रिपोर्टर रह चुकी हैं, एंकर रह चुकी हैं। और उस वक्त ये कांग्रेस को खूब गरियाती थी। इनको जाना इसलिए जाता था क्योंकि ये कांग्रेस में तमाम नीम नेक निकालती थी और इनके वीडियो बड़े वायरल होते हैं रह रह के, इसीलिए। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं। कल मैं था वहां जयपुर में, तो वहां पे वो जयपुर में जयपुर डायलॉग्स वाले अपने संजय भाई दीक्षित, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि अगर आपको कांग्रेस का सलाहकार बना दिया जाए तो आप क्या सलाह देंगे। तो मैंने वहां बहुत दो चार सलाह दी, पर मैं एक सलाह भूल गया। मैं बोलूंगा जी। सबसे पहली फुर्सत में सुप्रिया श्रीनेत को प्रवक्ता पद से हटाओ। ये औरत जब भी बोलती है टीवी पर तो तुम्हारे कम से कम 1 लाख वोट खा जाती है। तो अगर हाँ। कांग्रेस को रिवाइवल करना है तो सुप्रिया श्रीनेत को हम्म। प्रवक्ता पद से हटा देना चाहिए। अब आते हैं अपने मूल विषय पे। सुप्रिया श्रीनेत जी ने अपने श्री मुख से यह हम्म। वाचा है कि आज हम्म। शाम को 6 बजे जब एग्जिट पोल आएगा तो हम्म। कांग्रेस का कोई प्रवक्ता एग्जिट पोल में भाग नहीं लेगा। तो आप इस पे हम्म। अपनी प्रारंभिक आरंभिक टिप्पणी कीजिए, तो इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बाबा जी कि आप समझिए, जो पिछले 3 विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें से क्या किसी भी कांग्रेस प्रवक्ता ने एग्जिट पोल में भाग नहीं लिया था, क्योंकि उनको पता था कि इसमें कुछ बेहतर हो सकता है और उनको आस थी। और तमाम एग्जिट पोल बता रहे थे कि राजस्थान में कुछ आस है, छत्तीसगढ़ में दिक्कत नहीं है और मध्य प्रदेश में थोड़ा कुछ बेहतर हो सकता है। उनको भी अंदर खाने नहीं सारी चीजें नहीं, पता थी। सुनिए सुनिए, ये लेकिन तीनों हाँ। स्टेट, हाँ। ये तीनों स्टेट तो सभी सब जितने सुपारी पत्रकार है जिता रहे थे। तब काहे नहीं आएगा, तब तो हाँ, कूद के आएगा कांग्रेस का प्रवक्ता किसी पोल में। जी। क्योंकि वो मुगालते में थे ना, वो मुगालते में थे कि कुछ हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। लेकिन ये लोकसभा चुनाव में जो चिंटू चाटी पत्रकार है, जिसे पीडी पत्रकार कहते हैं, पेटीकोट पत्रकार भी हैं इसमें बहुत सारे, तो ये सारे पत्रकार भी एंड ऑफ द डे 7वें चरण तक आते आते बीजेपी को बहुमत दे चुके हैं, बहुमत के आसपास पहुंचा चुके हैं। योया भी बीजेपी को 270 दे रहे हैं। योया जो है वो बीजेपी को 270 दे रहे हैं। राजदीप सरदेसाई इन चिंटुओं का जो एक तरीके से सबसे बड़ा पत्रकार है, जो किचन कैबिनेट में था और जिसको लेकर अशोक श्रीवास्तव एक डीडी का पत्रकार है, आपको पता होगा। अशोक श्रीवास्तव का एक पॉडकास्ट में सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे, और मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसके बारे में वो खबर बता रहे थे, कि एक एक व्यक्ति ने एक रिपोर्टर को इन्होंने नियुक्त किया और किस तरीके से मनमोहन सिंह सरकार को बचाने के लिए पैसों का बंदरबाट हुआ, बकौल अशोक श्रीवास्तव। और बंदरबाट हुआ कैसे, वोट खरीदे गए और सरकार को बचाया गया। और जिस पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन किया, उन तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के स्टिंग ऑपरेशन करके सबूत जुटाए, राजदीप सरदेसाई ने उस स्टिंग ऑपरेशन को डंप कर दिया, अपने पास रख लिया और कहा कि इसको हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे
और 6 महीने तक क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, और इसी के कारण इसको पद्मश्री और तमाम अवार्ड मिले तुरंत सरकार के बचने के बाद। क्रोनोलॉजी है ये। तो बहरहाल, तो राजीव सरदेसाई भी अगर 270 प्लस दे रहे हैं, कह रहे हैं 270 और 300 के अंदर आ रहा है, तो आप समझिए कि 4 तारीख को कितना बड़ा गेन होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात यही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि तमाम पत्रकार भी ये मानते हैं, इनके वाले, कोटरी वाले, इसीलिए कांग्रेस को पता है कि भैया जाके भद पिटवाने से फायदा क्या। तमाम एग्जिट पोल जब इनको जिताएंगे और 4 तारीख को ये जीत ही रहे हैं, तो जो अपनी क्रोनोलॉजी है, जो हम लोगों ने जो प्लान किया है, उसको एग्जीक्यूट किया जाए, उसी को बनाया जाए, उस पर काम किया जाए, और वो प्लान बहुत अहम है। हेलो जी, क्या क्या प्लान सुन रहा बनाया हूं। सर, जरा आप दर्शकों को भी बता दीजिए। देखिए, इस प्लान का उद्घाटन कैसे होता है। एक नीलू व्यास थॉमस है, हाँ, नीलू व्यास थॉमस, ठीक है। तो उसका नीलू व्यास पूरा थॉमस नाम क्या है? सत्य हिंद, नीलू नीलू व्यास व्यास थॉमस, थॉमस। माने थॉमस, वो हाँ, क्रिप्टो है क्या? क्रिप्टो नहीं है। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयागराज में हुई है, वहीं से उन्होंने पढ़ाई की है, और एक क्रिश्चियन थॉमस है, उसके साथ इन्होंने विवाह किया है, ठीक। अच्छा, क्रिप्टो, तो ये तभी तो क्रिप्टो हो ही क्रिप्टो गई में है, आएगी। हो गई। लेकिन कभी ये नीलू व्यास के आगे थॉमस नहीं लगाती है, आप समझ रहे हैं। ये हमेशा नीलू व्यास रखती हैं, नीलू व्यास के आगे थॉमस वाला सरनेम नहीं लगाती हैं। अच्छा, इनसे मेरी जान पहचान पुरानी है, क्यों? क्योंकि मेरे ही उसमें 2-3 वीडियो पड़े होंगे, जो जाकर दर्शक देख सकते हैं। ये सत्य हिंदी पर 4 बजे एक प्रोग्राम किया करती थी, सत्य हिंदी पर। और सत्य हिंदी का मैं सत्य हिंदी पर जाता था, ये लोग मेरा आखेट करते थे, मेरी हंटिंग एंड पॉर्चिंग करते थे। 7 लोग होते थे, ये लेफ्ट लिबरल, जिसमें नीलू तोमस भी थी, और मैं एक राष्ट्रवादी पत्रकार। तो मैं पटक के सबको मारता था, वो अलग बात है। तो नीलू व्यास थॉमस जो है, और मैं इतना मारता था कि मुझे ये म्यूट कर देते थे, मुझे बोलने नहीं देते थे, और मैं इनका एजेंडा जब मैं प्रोग्राम में होता तो चलने नहीं देता था। बहरहाल, तो नीलू व्यास थॉमस एक इंटरव्यू लेती है जवाहर भवन में, किसका? प्रकला प्रभाकर है, प्रकला प्रभाकर का एक और परकला, अगर उनके बारे, परकला हाँ, प्रभाकर, हस्बैंड ऑफ, हाँ, श्रीमती, निर्मला सीतारमण, हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ, जिनके बीच विवाद है और जिनके बीच कुछ बेहतर नहीं चल रहा है सालों से, और एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, और वो बात अलग है, अच्छा, खैर वो किसी का व्यक्तिगत मामला, उस पर हम नहीं जाएंगे। ये तो ये अलग रहते प्रभाकर, हाँ, अलग रहते हैं तो इस तथ्य को छुपाया क्यों जाता है? मीडिया के द्वारा बता देना चाहिए। काहे मीडिया बोलता है उसका हस्बैंड है? हम तो सोचे थे कि हस्बैंड है माने मतलब सचमुच के हाँ, पति परमेश्वर प्राणेश्वर ईगो हैं। क्लैश है ना, और ईगो अलग क्लैश रहता है है, ना, अलग रहता। हाँ, जवान मर्द अपने मेहरारू से अलग रहता है, एकर मतलब ओकर मेहरुआ के लात मार के निकाल दे ले भग साले यहाँ से, आज के बाद लौके मत कोढ़ी आदमी, तोरे ऐसे आदमी के संगे हम न रह। उसको उसकी हाँ, बीवी ने लतिया के निकाल दिया है। आगे बताइए। दुरिया के भी निकाला है, हाँ। तो अब ये उनके साथ रहते नहीं, अब वो भी एक बात बहुत बताऊं सर, सहनशील, सर, और हाँ, एक, जी, जी, जिसको हाँ, बीवी लतिया के घर से भगा दे, वो इस धरती का हुँ, सबसे निरीह प्राणी होता है। इस धरती का सबसे निरीह प्राणी वह होता है जिसको उसकी बीवी हुँ, लतिया के घर से भगा दे। हुँ, तो परकला, ये बात तो है। कला, परकाला का नाम है पूरा, उसका नाम परकाला। प्रकला, 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 हाँ, PARAKALA, पूरा नाम बताइए। प्रभाकरन। प्रभाकर, हाँ, हाँ, उसको प्रभाकर लिखा है, नीलू ने प्रकला उसका प्रभाकर, इंटरव्यू लिया। हाँ, इकोनॉमिस्ट हैं वो, इकोनॉमिस्ट हैं। अच्छा, इनके और इनके पत्नी के बीच जो भी वैचारिक मतभेद हो या ईगो का क्लैश है, क्योंकि निर्मला जी एक बहुत अच्छी मंत्री भी हैं, एक महिला भी हैं, और अपने आप को उन्होंने संघर्ष के द्वारा साबित किया है।
और वो तमाम विजुअल और फोटो भी सोशल मीडिया पर है, कैसे जब ये अमेरिका में ये शिक्षा कर रही थी, यानी कि ये पढ़ाई कर रही थी, तो किस तरीके से ये संघर्ष करके खुद का जेब खर्चा भी निकाल रही थी। ये तमाम वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पे है निर्मला जी को लेकर। तो संघर्षरत महिला है, इन्होंने संघर्ष किया है, अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। खैर बहरहाल, तो पति के साथ वैचारिक मतभेद हो या ईगो क्लैश है, और बहुत बार होता है बाबा जी, कि आप समझिए जब महिला बेहतर कर लेती है तो पति को थोड़ा दुराग्रह हो जाता है। बहुत बार होता है बहुत सारे पतियों में, जब महिला ज्यादा बढ़िया कर लेती है पत्नी, तो उसका साथ और सहयोग देने की अपेक्षा आदमी ज्यादा वो हो जाता है, यानी कि ईर्ष्या करने लगता है, ईर्ष्यावश। बहरहाल, तो इनका नीलू व्यास जो है, अब पूरा नाम तो आपको नीलू व्यास का पता ही है, नीलू व्यास थॉमस। तो नीलू व्यास थॉमस जब इनका इंटरव्यू लेते हैं, कहा, दिल्ली के जवाहर भवन में, दिल्ली का जवाहर भवन। अब दिल्ली के जवाहर भवन में जब इनका इंटरव्यू लिया जाता है नीलू व्यास के द्वारा, तो ये बताते हैं कि ये 4 तारीख की तैयारी कर रहे हैं। अगर 4 तारीख को इनके मनमाफिक अगर रिजल्ट नहीं आता है और इनको लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव को एक तरीके से अपने कब्जे में ले लिया गया है, या फिर पूरे चुनाव में रिगिंग किया गया है, ये इनका मनमाफिक रिजल्ट नहीं है कुल मिला के, तो ये किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को नॉक करेंगे, किस तरीके से लोगों का हुजूम बनाएंगे, किस तरीके से मलाई चाटने वाले पुराने रिटायर्ड आईएएस पीसीएस और सरकारी अधिकारी जो इस सिस्टम के इकोसिस्टम के हिस्सा रहे हैं, वो किस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, और किस तरीके से तमाम एनजीओ, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है, ठीक है ना, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ किस तरीके से फंडिंग करेंगे, और किस तरीके से आप समझिए कि 4 तारीख को एक जलजला, एक बवाल, एक उपद्रव काटने की कोशिश करेंगे। आ रहे थे कि वहां जवाहर भवन में नीलू व्यास ने इंटरव्यू लिया, तो उसमें क्या बातें हुई? हाँ, उस पर आ जाऊंगा फिर। देखिए, जवाहर भवन में जब नीलू व्यास ने इंटरव्यू लिया, तो ये सारी तैयारी कहा गया कि जैसे ही 4 तारीख को रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, और इस जो फैसला आएगा, अगर उससे वो लोग इत्तेफाक नहीं रखते, यानी उससे उनको खुशी नहीं मिलती, तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को नॉक किया जाएगा। प्लस जो लोग पोलिंग बूथ पर होंगे, वो लोग उससे ना इत्तेफाकी जगाएंगे, वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और ये क्रोनोलॉजी अगर आप समझिए, तो जितने भी रिटायर्ड आईएएस पीसीएस है जिन्होंने मलाई चाटी है बहुत बड़े पैमाने पर पिछली सरकारों में, और गाहे बगाहे जो लोग सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखते हैं, सिग्नेचर करके भेजते हैं, वो सभी लोग पहले से तैयार हैं। जवाहर भवन में एक मीटिंग हो चुकी है, एक मीटिंग आज यानी कि 1 तारीख को एक अगली मीटिंग दिल्ली में होने वाली है। बेंगलुरु में 2 मीटिंग्स अलग अलग हो चुकी हैं। अब ये आरोप कैसे लगाएंगे? ईवीएम हैक करने को लेकर, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर, और दिल्ली से लेकर पूरे भारत में अलग अलग जगह ये प्रोटेस्ट करेंगे, सोशल मीडिया पर ये चीजें फैलाएंगे, और तमाम इंटरनेशनल जो मीडिया है, जो मोदी और भारत विरोधी है, वो तमाम आर्टिकल्स वहां पर छपवाएंगे, देश के लोकतंत्र और चुनाव का जो परिणाम है उसको संदिग्ध बताएंगे, उसमें गड़बड़ झाले अगर नहीं है तो वो डालकर एक तरीके से सैचुरेटेड फैक्ट बताने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा कुछ तैयारी हो रही है। और समझिए, दिल्ली में आपको पता है शाहीन बाग में कुछ बैठे थे, तो वो टेम्परेचर चेक कर रहे थे कि केंद्र सरकार किस तरीके से निपटती है। फिर खालिस्तानी आपको दिखे दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए, तो भी ये चेक किया जा रहा था कि अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके लिए खाद पानी कहाँ से आएगा, किस तरीके से प्रोटेस्ट को बेहतर बनाया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है। अब ये जो तीसरा फेज है, यानी कि 4 जून के बाद जो अलग अलग देश के अलग अलग जगहों पर अब बहुत सारी राज्य सरकारें इसको वित्त पोषित करेंगी, सहयोग करेंगी। खबरें ऐसी भी आ रही हैं क्योंकि वो बीजेपी या एनडीए से अलग मानसिकता वाले लोग हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि अब 4 जून को भारत को जलाने की जो तैयारी की जा रही है, भारत विरोधी एक साजिश की जा रही है, जिसमें हर्ष मंदर आपको पता है और सिविल सोसाइटी
आपको पता है उन्होंने किस तरीके से एक प्रोग्राम बनाया है और पूरे देश में आपको पता है किसी भी एक चीज को सर्कुलेट करना हो, किसी भी एक झूठ को फैलाना हो, तो झूठ के पैर नहीं होते लेकिन झूठ फैलता और भागता बहुत तेज है। तो उनको उनके पास इकोसिस्टम है, उनके पास पैसा है, उनके पास धन है, उनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, पूरा का पूरा एक तरीके से पूरा एल्गोरिदम उनके साथ है। आपने देखा होगा किस तरीके से सोशल मीडिया इस वक्त राष्ट्रवादियों को डाउन कर रहा है। राष्ट्रवादी जो चैनल्स हैं उनको डाउन कर रहा है और जिस पर लठेरपंथी होती है, यानी कि जो कोई काम का नहीं है, कुछ भी नहीं छापता, उसके लाखों व्यूज चले जा रहे हैं, मिलियंस व्यूज चले जा रहे हैं। तो इकोसिस्टम उनके साथ है, सारी चीज उनके साथ है। अब देखना ये है कि 4 जून को ये किस तरीके से क्या कर रहा है। जी श्रीकांत जी, मैं आपकी बात पे मैं गौर कर रहा था अभी। आपने कहा कि अगर 4 तारीख को इनके मनमाफिक रिजल्ट नहीं आया तो ये उत्पात करेंगे और तमाम ये जो रेड पिटीशन, ये वो ईवीएम का आरआर तो चलिए पुरानी बात हो गई है। इन्होंने तो ईवीएम को और हमारे चुनाव आयोग को और पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही पूरा संदिग्ध बहुत सालों से ये बनाते आ रहे हैं। जब ये अपना खुद का चुनाव जब जीत जाते हैं तो बोलते हैं कि चूंकि इनको 2024 का मुख्य चुनाव जो है नेशनल इलेक्शन को रिग करना है, इसलिए इन्होंने कर्नाटक हमको जिता दिया है। ऐसे ऐसे तो ये बहाने बनाते हैं। पर जहां तो भाजपा शासित प्रदेश हैं, भाजपा की सरकारें हैं, वहां तो इनको कोई उत्पात करने नहीं देगी भाजपा सरकारें। जहां विपक्ष की राज्य सरकारें हैं, बंगाल जैसे स्टेट्स में या पंजाब जैसे स्टेट्स में, पंजाब, हाँ, वहां तो पहले से ही प्रायोजित आंदोलन, प्रायोजित उत्पात होता आया है। तो पंजाब में और बंगाल जैसे स्टेट्स में या और भी जहां पर भी जो है विपक्ष की सरकारें हैं, वहां थोड़ा बहुत देखिए, मैं इसको बहुत ज्यादा, मुझे मालूम है कि बहुत ज्यादा सरकार होने नहीं देगी है। और ये जितने भी राज्य हैं ये पहले से ही सरकार की रडार पे हैं, चाहे वो बंगाल हो चाहे पंजाब हो, उनको सरकार ने पहले से ही वार्निंग दे रखी है कि अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सुधारो, नहीं तो 1 मिनट में हम तुमको बर्खास्त कर देंगे। और हो सकता है जी, तो हो सकता है कि तीसरे टर्म में यदि मोदी को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो मोदी शायद कुछ उत्पाती प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगाने की, अगर नहीं भी लगाएंगे तो धमकी जरूर दे देंगे। जैसे पीछे इन्होंने अमृतपाल मुझे लगता है लगा देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 6 महीने में बहुत राजनीतिक भूचाल आने वाला है। 4 जून के बाद 6 महीने के अंदर बहुत राजनीतिक भूचाल है। तो इसमें मुझे लगता है कि बंगाल सर्वोपरि है, बंगाल में राजनीतिक भूचाल है ही, लेकिन एक और हाँ, मुझे एक सवाल अभी आपने एक शब्द यूज, मैं इनको बोलता था सुपारी मीडिया, आप लोगों ने नया नाम दिया है पेटीकोट मीडिया, पेटीकोट पत्रकार। पेटीकोट जो है वो मुझे उचित नहीं लगता है ये टर्मिनोलॉजी। ठीक है, आप मत कहिए, लेकिन उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है। लेट मी कंप्लीट, क्योंकि पेटीकोट बड़ा लंबा चौड़ा कनात तंबू वस्त्र होता है, इसलिए पेटीकोट में चिल्लर कहाँ छुपा है, कहाँ ढूंढते फिरेंगे। तो मैं इसको और थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देता हूँ, ये पैंटी पत्रकार है, पेटीकोट पत्रकार नहीं है सर। क्योंकि मान लीजिए एक चिल्लर आपको पेटीकोट में ढूंढना है तो सर पेटीकोट 2.5 मीटर का होता है, कहाँ ढूंढते फिरेंगे आप। ये पैंटी पत्रकारिता करते हैं सब। हाँ, बहुत। और एक और चीज मैं इसके पीछे क्यों कह रहा हूँ, देखिए बंगाल के चुनाव में, पहले मेरी बात कंप्लीट होनी दीजिए। तो जी बोलिए। योगेंद्र यादव जैसे पैंटी पत्रकार और पैंटी सेफोलॉजिस्ट जो हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का नुकसान बता रहे हैं, मतलब 62 से 52 पे पहुंचा रहे हैं, और भाजपा को जो है वो 250 के नीचे ले जा रहे थे। अब इधर उनका मैंने सुना है कुछ सुर बदला है, कुछ थोड़ा सा। हाँ, बदल गया है। क्या है? बदल गया है। अब वो कह रहे हैं कि एनडीए बहुमत तक आ जाएगा। अब वो भाजपा को नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एनडीए बहुमत तक आ जाएगा।
और आज 5 बजे का चुनाव संपन्न हो जाने दीजिए। सबसे अच्छा वो व्यक्ति, आप, मुझे नहीं पता क्योंकि उसको देखकर फिर मैंने उस व्यक्ति के बारे में रिसर्च किया। एक है जॉनी सिंह, जॉनी सिंह है कि जॉनी सिंह करके है, कुछ ऐसी है। बॉन्ड फिल्मों का अदाकारा है, मतलब वो हीरो है उसका, ठीक है। वो कहा जाता है कभी प्लम्बर बन के आ जाता है, कभी नाई बन के आ जाता है, कभी डॉक्टर बन के आ जाता है, कभी वकील बन के आ जाता है, कभी पुलिस बन के आता है, और कभी वो मिलिट्री का ऑफिसर बन के आ जाता है। वो व्यक्ति सब कुछ बन के आ जाता है। तो योया जो है वो किसान बन के भी आता है। एक दिन फ्रीडम फाइटर के तौर पर आया था, उसके बाद मैंने उसको बड़ा रिसर्च किया। एक दिन मीम देख रहा था मैं, तो जॉनी तो सिंह आप करके एक सिंह है। हाँ, तो आप ये पता कहना नहीं क्या चाहते है। हैं कि योया जो है वो भारतीय पत्रकारिता का जॉनी जॉनी सिंस है। हाँ, लाल मुझक्कर है भाई। वो कभी कहता है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, कभी कहता है राजनीतिक विश्लेषक हूँ, कभी वो कहता है मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ, कभी कहता है कि मैं एक पार्टी का प्रचारक हूँ, कभी कहता है कि मैं बौद्धिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देता हूँ, कभी वो कहता है कि मुझे इस देश के राजनीतिक नब्ज की बहुत पड़ी है, कभी वो किसान बन जाता है, कभी वो आंदोलनकारी बन जाता है, कभी कभी वो नेता बन एनजीओ जाता है। एक्सपर्ट बन जाता है, नहीं नहीं, नेता भी बनता पार्टी है। बना के चुनाव लड़ जाता है। हाँ, सलीम। हाँ, हाँ, सलीम। और वो व्यक्ति, मतलब वो क्या है, वो मुझे लगता है कि वो वही जॉनी सिंह है। वो सिंह जो है, यानी कि वो पत्रकार, वो इस देश की मीडिया का जॉनी सिंह है। और लगातार गलत हो रहा है, वो लगातार गलत हो रहा है, लगातार वो गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी न जाने मीडिया क्यों उसको भाव देता है, क्यों इनकी सेकुलरिस्ट जो इनकी इमेज है उसका इस्तेमाल करता है। 2016, 2017, 18 से वो व्यक्ति लगातार, आप समझिए, मीडिया में बना हुआ है। दूरदर्शन से उसकी शुरुआत होती है, और वो लगातार, ये व्यक्ति अल अल का बल गाता है। खैर वो सब छोड़िए। इधर बीजेपी तैयारी क्या कर रही है, देखिए। बीजेपी मुहूर्त निकाल रही है। बीजेपी 8,000 जो गेस्ट है उनकी लिस्ट तैयार कर रही है। बीजेपी ये तैयार कर रही है कि कहां पर होगा, सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे, किस तरीके से उपद्रवियों को सेट किया जाएगा, किन किन देश के राष्ट्राध्यक्षों को मनाया जाएगा, बुलाया जाएगा, रिटर्न में गिफ्ट क्या दिया जाएगा, मिनिस्टर कौन कौन से होंगे। तो इधर तैयारी इस चीज को लेकर चल रही है ना। मैं एक बात पूछ रहा था कि जॉनी सिंस जो है हमारा, ये कांग्रेस ने पाल रखा है या आखिर ये किसका जॉनी सिंस है, कांग्रेस का? अब ये तो प्रियंका, अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस, ये एक्चुअली लेफ्टिस्ट लिबरल है ना ये। तो जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो बीड़ी के बंडल के लिए किसी भी पार्टी से अपनी वैचारिक सहमति दे देते हैं। और इसको देख के आपको लगता नहीं है क्या? आप इसको देखिए और बड़े गौर से देखिए, फिर आपको लगेगा ये वैचारिक कुंठा का शिकार है, डिप्रेस आदमी है, कुंठित व्यक्ति है। ये आजकल कांग्रेस के लिए खेती कर रहा है, कांग्रेस के लिए पुलिस अफसर बन के आ रहा है, कांग्रेस के लिए आर्मी का जवान बन के आ रहा है, कांग्रेस के लिए फ्रीडम फाइटर बन के आ रहा है। ये सब कुछ अभी कांग्रेस के लिए कर रहा है। तो ये व्यक्ति, न जाने क्या कहा जाए। और ये व्यक्ति वही लोग हैं जो देश में 4 तारीख के खिलाफ, आप समझिए, आरण अनशन, प्रोटेस्ट, बवाल, उपद्रव, इन सब की पटकथा लिखने की जो लेखनी है, ये योया की है। और ये लोग हैं, ये सारे लोग तैयारी कर रहे हैं साहब। एक मेरा सवाल, तो उन्होंने कहा है कि अगर जी। अगर अगर राहुल गांधी का एक बयान मैंने पढ़ा है अभी कि अगर डिजिटल माध्यमों से इलेक्शन को रिग करने की कोशिश की गई तो देश में आग हाँ। लगेगी, ऐसा एक बयान राहुल गांधी का मैंने सुना था। डिजिटल माध्यमों से अगर इलेक्शन को रिग करने की कोशिश की गई, अच्छा, डिजिटल क्या, ईवीएम ही है ना डिजिटल, और कैसे रिग करेंगे आप? अच्छा वो इशारा ईवीएम की तरफ था। ईवीएम व्हाट्सएप से थोड़े ना रिग करेंगे, फेसबुक चला के आप इलेक्शन थोड़े ना रिग कर लेंगे, ट्विटर चला के। उनका सीधे तौर पर है कि ईवीएम की हम मानेंगे नहीं, जीत गए तो ईवीएम की मान लेंगे। और बीजेपी जहां 303 के ऊपर गई
19 के प्रदर्शन के ऊपर गई तो हम मानेंगे नहीं, और वो नहीं मानेंगे साहब। आप सोचिए कि अगर वो मानने की कंडीशन में होते तो आज 5 या 6 बजे के बाद जो एग्जिट पोल्स होंगे, उन एग्जिट पोल्स पर क्या कांग्रेस अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेजती? जरूर भेजती, लेकिन नहीं भेज रही है। सीधा-सीधा सा इसका इशारा यही है। जी। मुझे ना एक बात याद आ गई। वैसे आमतौर पे जी। भारत में सस्ता हस्तांतरण अगर कोई पार्टी हार जाती है तो बड़ा स्मूथली आज तक होता आया है। बड़ा परिपक्व लोकतंत्र है हमारा और ऐसी गंदगी कभी जी। नहीं होती। अमेरिका में मुझे वो दृश्य आज भी याद है जब पहली बार ट्रंप जीते थे, तो ट्रंप के विरोधियों ने उनके इस इलेक्शन को मानने से ही इनकार कर दिया था, आपको याद होगा। और जी। थरथरई और गलीचपने की वो हद थी कि मुझे याद है एक ट्रंप विरोधी कार्यकर्ता, एक लड़की सार्वजनिक सड़क पर एक खंबे को पकड़कर ट्रंप के पोस्टर के ऊपर मल त्याग कर रही थी, टट्टी कर रही थी बाकायदे। याद है वो दृश्य आपने गिना देखा था? दिया साला। नहीं नहीं, ये हाँ, सचमुच ऐसा वो हुआ गिना था। दिया उसने। मतलब ये अच्छा। सचमुच ऐसा हुआ था। आपको नहीं लगता कि कुछ कुछ ये हमारा भी जो जो ये इंडिया अलायंस वाला लेफ्ट लिबरल कबाल है और ये सब जो है और ये जो गिरोह है और सुप्रिया श्रीनेत जैसे लोग और योया जैसे लोग और ये तमाम लोग हैं, ये भी इस चुनाव के रिजल्ट के बाद अगर एग्जैक्टली मोदी के पोस्टर पे वैसा नहीं करेंगे पर कुछ कुछ मौखिक मल त्याग, मौखिक मल हाँ। त्याग हाँ। और अभी से जिसे इन्होंने अगर करना आप शुरू कहे, कर दिया है। हाँ, हाँ, इसको विधवा विलाप कहिए या फिर र में अंक की मात्रा और आरआर, रोना। हम इंग्लिश में उसको हाँ, फिर हम लोग आरआर आरआर। आरआर बोल देते हैं। ठीक है। हाँ, दर्शक बहुत समझदार है, आरआर वो जो सब है, समझता है। ठीक, वो करेंगे ना भाई, विधवा विलाप करेंगे ये, क्योंकि आप समझिए इनके बस का कुछ नहीं है ना। इसको थेथराई कहते हैं, आप तो मुझसे बेहतर समझते होंगे। तो जो थेतर होता है, जो खरपतवार होता है, आप जितना काटिए, जितना गरियाइए, वो उतना बढ़ता है। तो ये सब थेतर है, इनका काम ही यही है। इनका काम है जो भी अच्छा हो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कहना। और आप ये समझिए शादी ब्याह में जो फूफा उफा आता है ना, फूफा होते हैं ना सब, तो उसको कितना भी कर लीजिए वो मानेगा नहीं, जैसे सकल जीपी सब होते हैं। अंतिम हाँ। अंतिम सवाल, जी। आज शाम को 6 बजे के बाद एग्जिट पोल शुरू हो जाएगा। जी। 6 बजे तो शाम जी। को 7 साढ़े 7 बजे एक बार हम लोग बैठा जाए दोनों लोग और जी। और एग्जिट पोल की समीक्षा की जाए। हाँ, एग्जिट पोल की समीक्षा किया जाए और फिर विस्तृत उसको अलग-अलग एग्जिट पोल को, क्योंकि मुझे लगता नहीं 7 साढ़े 7 बजे अगर एग्जिट पोल सभी चैनलों को आ जाएगा। नहीं तो 9 आज बजे तो एग्जिट पोल की समीक्षा कर लेंगे, लेकिन बाकी सारे एग्जिट पोल को एक जगह रख के। हाँ। और एग्जिट पोल पे ये लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं और कैसे मौखिक मलत्याग करते हैं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे रात को 9 बजे। ठीक है, तब तक के लिए आज्ञा हाँ। दीजिए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जी। भैया आए, सभी दर्शक लोग प्लीज यार कुमार श्रीकांत का सत्य परख को फॉलो करो यार। इनको 1 लाख सब्सक्राइबर हमको, मैंने इनसे वादा किया है बहुत जल्दी आपका 1 लाख सब्सक्राइबर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्दी मिलते हैं हमसे।